एम के सामने, जो कि रिहाइशगाह है डॉक्टर तारुल कादरी की। आज से 6 साल पहले यानी 17 जून 2014 ठीक इसी जगह पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, पुलिस और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ। और वो तसादुम हुआ बैरियर्स को हटाने की वजह से। जो हिफाजती बैरियर्स डॉक्टर तारुल कादरी के घर के बाहर मौजूद थे, उनको हटाने के लिए पुलिस यहाँ पर आई, जिसके बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। और वह तसादुम इस हद तक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया कि 14 लोग उसमें जहाँ बाक हो गए। यहाँ पे क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का, और वहाँ पे आपकी मुलाकात करवाएंगे खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब के साथ, जो कि नाज़िम आला हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। उनसे जानेंगे कि आज से 6 साल पहले यहाँ पे क्या वाक़या पेश आया था और आज तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या उनको इंसाफ मिला है, और अगर नहीं मिला तो वो क्या उम्मीद रखते हैं इस गवर्नमेंट से या इस निज़ाम से कि वो उनके जो 14 लोग हैं जो कि यहाँ पे जाँ बहक हुए थे, उनके लवाहिकीन को इंसाफ दिलवा पाएगी या नहीं। सानिया मॉडल टाउन को समझने के लिए उसका तनाज़र को देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तारुल कादरी की लंदन में मुलाकात हुई थी चौधरी बिरादरान के साथ, और एक फ़ैसला हुआ था कि एक मूवमेंट लॉन्च की जाएगी उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, और इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा किया जाएगा। ये जब मूवमेंट ज़ोर पकड़ने लगी और डॉक्टर तारुल कादरी ने पाकिस्तान आने का इंदिया दे दिया, तो 16 जून को शहबाज शरीफ साहब ने हमको बुलाकर और एक तंबीह की कि अगर आप डॉक्टर तारुल कादरी को पाकिस्तान आने से मना नहीं करेंगे तो फिर ताकत के ज़रिए आपकी तहरीक को कुचल दिया जाएगा। 17 जून के दिन ये बहाना बना के कि हुकूमत इन इल्लीगल बैरियर्स को हटाने जा रही है, जो कि सरासर गलत था और जिसका कि स्टे ऑर्डर आज तक अपनी जगह पे कायम है। ये बैरियर्स हुकूमत के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे लगाए गए थे। बावजूद इसके हुकूमत ने इस चीज़ को बहाना बना के धावा बोला। यहाँ ऑपरेशन, आप हैरान होंगे कि जो छोटू गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ साउथ पंजाब में, उससे डबल पुलिस नफरी लाहौर मॉडल टाउन में लाई गई। 42 थानों के SHOs और अहलकार इस ऑपरेशन में उन्होंने शिरकत की। 1000 से ज़्यादा अहलकार थे और नहते शहरियों के ऊपर उन्होंने पहले टीयर गैस फेंकी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि टीयर गैस के ज़रिए से ये मजमा शायद मुंतशिर ना हो सके, तो फिर सीधी गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 14 लोग शहीद हो गए, जिसमें 2 ख़वातीन, जिसमें से एक खातून हामिला भी थी। ये सब के सब यहाँ मार दिए गए और तकरीबन 100 के करीब मजमूई तौर पे लोगों को गोलियां लगी, जिनमें से कुछ लोग ज़ख्मी हुए और कुछ शहीद हुए। हुकूमत ने जुल्म यह किया कि खुद ही ये सारा कार्रवाई की, खुद ही FIR दर्ज कर दी। जब हम FIR दर्ज करने गए तो पुलिस ने कहा कि आपकी FIR तो दर्ज हो चुकी है इस वकूए के बारे में और दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। हम सेशन कोर्ट में गए 22A की दरख्वास्त लेके। सेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सेशन कोर्ट की बात नहीं मानी। उसके ख़िलाफ़ वो अपील में चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनकी FIR दर्ज करें। हुकूमत ने उस डायरेक्शन को भी नज़रअंदाज कर दिया। आज जब लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी धरने की और क्यों एहतजाज के लिए गए, तो उसकी वजह यह थी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और हुक्म के बावजूद FIR हुकूमत दर्ज नहीं कर रही थी। फिर धरना हुआ। धरने के नतीजे में फ़ौज की डायरेक्ट इंटरवेंशन से एक FIR दर्ज की गई। आज तक उस FIR पे कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। हमारा पहले भी ये मुतालबा था, आज भी ये मुतालबा है। फिर जब बिस्मा बेटी
जिनकी वालदा और फुफो फौत हुई थी, उन्होंने एक दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद वो दरख्वास्त वसूल करके सुओ मोटो नोटिस लिया। जब सुओ मोटो नोटिस लिया और ये बात 3 रुकनी बेंच ने सुनी, फिर जस्टिस साकिब नसार ने कहा कि 5 रुकनी फुल बेंच ये सुनेगा। जब फुल बेंच में ये दरख्वास्त सुनी गई, पंजाब हुकूमत ने एग्री किया कि एक नई JIT बना देंगे। वो नई JIT बनी, उसमें हमारे तमाम गवाहान और पुलिस और पॉलिटिशियन सारे के सारे उस JIT में पेश हुए। 80% काम अपना JIT मुकम्मल कर चुकी थी। उस वक्त लो रैंकिंग 2 पुलिस ऑफिसर, 1 सिपाही और 1 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गालिबन, उन्होंने दरख्वास्त दी और स्टे ऑर्डर हो गया, और वो स्टे ऑर्डर आज तक चल रहा है। हमारी आज भी ये मुतालबा भी है, और उसके बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़े अंदाज में कहता है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नेसेसरी है एक फेयर ट्रायल के लिए, और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती तो फिर फेयर ट्रायल की तवक्को रखना बेकार है, और फेयर ट्रायल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन ही फेयर नहीं है तो ट्रायल कैसे फेयर होगा। हम आज भी उस मुतालबे पे खड़े हैं। 6 साल गुजरने के बावजूद शुहदा की फैमिलीज कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी ऑफ़र मौजूद है कि पैसे ले लें और मुकदमा विड्रॉ कर लें, लेकिन शुहदा की फैमिलीज आई हुई हैं, आप उनको भी इंटरव्यू कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़। लिहाजा इस्लामी कानून के नीचे, जो कि आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता तो किसास का मतलब है एक शहीद के बदले एक आदमी की जान, जो जिम्मेदार था उसको कत्ल करने का। यही हमारा मुतालबा है। इसी मुतालबे के साथ हम चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि इंसाफ का सफ़र जो है ये हम इस्तिकामत से काटेंगे, और एक ना एक इंसाफ ज़रूर होगा। क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होता तो रियासतें जो कायम होती हैं वो इसलिए कायम होती हैं कि वो अपने अवाम को इंसाफ फराहम कर सकें, और अगर रियासत इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो जाती है तो मैं समझता हूं कि वो रियासत एक नाकाम रियासत है। हमारी तहरीक इंसाफ से कोई इमरान खान साहब की और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना ही हमारी उनकी टॉप लीडरशिप से इन 2 साल में इमरान खान साहब से कोई हमारी मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा उनकी क्या सोच है ये तो हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो कुछ हम देख रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है। रहा सवाल, आपने कहा धरना इकट्ठे, तहरीक इंसाफ अपने एजेंडे पे धरना देने गई थी। हाँ, ये बात एक हकीकत है जिसका एतराफ़ इमरान खान खुद कर चुके हैं कि 30 और 31 अगस्त की रात को इमरान खान साहब की जान बचाने वाले हमारे नौजवान थे, क्योंकि उनके अपने नौजवान उनको छोड़कर भाग चुके थे। और ये बात इमरान खान ने खुलेआम एतराफ़ किया है कि मेरी जान पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स ने बचाई। हम तवक्को ये रखते थे कि उनको इस एहसान का पास होगा। उनका अपना ज़मीर है, उनका अपना खुदा पे जो भी यकीन है। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि अगर वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो अल्लाह उनके साथ ज़रूर इंसाफ करेगा। ये हमारा यकीन कामिल है, मेरा यकीन कामिल है, क्योंकि शुहदा और ख़ुसूसन निहत्ती ख़वातीन, उनकी फरियाद कभी न कभी सुनी जाएगी। अगर इस दुनिया में नहीं सुनी जाएगी तो इंशाअल्लाह अगले जहान में सुनी जाएगी, और जब अगले जहान में इंसाफ होगा वहाँ कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा, कोई ताकतवर नहीं होगा, हर कोई एक बराबर होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम मुकदमा लेके वहाँ भी खड़े होंगे। कमसिन बिस्मा, जिसने आज से ठीक 6 साल पहले अपनी आंखों के सामने अपनी वालिदा और अपनी फुप्पो को जाँ बहकते हुए देखा, वो अब ये समझने लगी है कि इस मुल्क में शायद ऐसा कोई इदारा नहीं है
जो आज उसको और बाकी लवाहिकीन को इंसाफ दिला सके। उस दिन मैं अपनी मामा के साथ ही मौजूद थी। अचानक मैं और मेरे मामा जो थे, हम तकरीबन 10 बजे, 9 से 10 बजे के दरमियान यहाँ पहुँचे थे। यहाँ एक अजीब सा समा था, बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी और हर तरफ शीशे और इस तरह शीशे बिखरे हुए थे। लेकिन इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि हम अपने मुल्क में रहते हैं, हम कोई कश्मीर और बर्मा के लोग थोड़ी हैं कि हम पे दूसरे मुल्क की अफवाज आकर हमला करेंगी और हमें शहीद कर देंगी। हमें इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि हमारे मुल्क के जो नाम नहाद मुहाफिज हैं वो ही हम पर गोलियां चला देंगे। उस दिन मैं अपनी मामा के साथ ही मौजूद थी और मेरी मामा को चेहरे के ऊपर बुलेट लगी और उसके बाद जब मामा और पुप्पो को लग गई बुलेट, उसके बाद शेलिंग की इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ भी, मतलब कि उस दौरान मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आज इस सानिया को 6 साल मुकम्मल हो गए। बहुत सी JITs बनी, बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस हुई, हुकूमत भी तब्दील हुई, लेकिन आज भी इन 14 शहदा के लवाहिकीन की नज़रें एक ऐसे मसीहा को तलाश करती हैं जो आए और उनको इंसाफ दिला सके।